जय हिंद एवरीवन। तो आज हम लोग बजट को देखने वाले हैं। बजट जो टॉपिक है हमारा, वो हमारे यूपीएससी के अलावा बाकी सारे जो स्टेट पीसीएस हैं उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस बजट के थ्रू ही गवर्नमेंट की फर्दर पॉलिसीज़ बनती हैं, वो हम देखेंगे कैसे बनती है। तो बजट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। मिनिमम 3 to 4 क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस टॉपिक से ही हमारे आते हैं। स्टार्ट करते हैं। हम क्या देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम बेसिक्स देखेंगे बजट के रिगार्डिंग, उसके बाद बजट के कुछ एस्टिमेट्स देखेंगे। इस बार गवर्नमेंट ने 4 इंजन्स की बात करी है, हम वो भी देखेंगे। फिस्कल टारगेट्स देखेंगे बजट के क्या क्या है। टैक्स स्ट्रक्चर जो रिवाइज हुआ है, जो मेजर चेंज है इस बजट का, वो हम देखेंगे। साथ में कुछ मिसलेनियस पॉइंट है वो भी हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। मोस्ट प्रॉब्लम हम सबको पता होता है कि जो बजट टर्म है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है। तो क्या मेंशन है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। बजट डॉक्यूमेंट के अंदर क्या होती है? स्टेटमेंट होती है। 3 इयर्स की स्टेटमेंट होती है। एक 23-24, 24-25, 25-26। तो ये 3 ईयर की हमारे पास क्या होती है? स्टेटमेंट्स होती हैं बजट के अंदर। ठीक है। बजट का अगर थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा जाए तो जो फर्स्ट बजट था वो 1860 में आया था जेम्स विल्सन के द्वारा। उसके बाद अगर मैं बात करूं इंटरिम गवर्नमेंट का जो बजट था वो किसने पेश किया था? लियाकत अली खान। एक फैक्ट लियाकत अली खान के बारे में ये भी है कि ये इंडिपेंडेंस पाकिस्तान के फर्स्ट पीएम थे। और अगर मैं बात करूं इंडिपेंडेंट इंडिया की, तो तब किसने बजट पेश किया था? तो आप सिर्फ इनका सरनेम याद रखिए ताकि आप एग्जाम में सही ऑप्शन को टिक कर पाए। शेट्टी करके जो थे, इन्होंने हमारे इंडिपेंडेंस इंडिया का फर्स्ट बजट पेश किया था। अगर आपसे कभी स्टेटमेंट वाइज पूछ लिया जाए कि जो मोरारजी देसाई है, क्या उन्होंने सबसे ज़्यादा बार बजट पेश किया है? हाँ, तो आंसर होगा हाँ, उन्होंने आज तक सबसे ज़्यादा बार बजट मोरारजी देसाई ने पेश किया है। साथ ही साथ बजट के रिगार्डिंग एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि 2017 में हमारा जो रेलवे बजट है उसको मर्ज कर दिया था हमारे जनरल बजट के साथ। बिफोर 2017 क्या होता था? वी हैव 2 बजट्स, एक होता था रेलवे वाला और एक जो जनरल बजट। तो जो 17 के बाद उन्होंने चेंज कर दिया कि अब एक ही बजट होगा जिसमें रेलवे भी होगा और जनरल बजट भी होगा। अगर हम बजट पढ़ रहे हो और हमको इकोनॉमिक सर्वे के बारे में पता नहीं है तो ये तो गलत हो जाएगा। जनरली ऐसा कन्वेंशन है, कहीं लिखा हुआ नहीं हुआ वो है कि जब हमारा बजट आता है उससे जस्ट एक दिन पहले हमारा एक इकोनॉमिक सर्वे आता है जिसमें ये बताया जाता है कि लास्ट ईयर में हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किया है, किस किस पॉलिसी में क्या काम किया है, कितना फंड एलोकेट किया है और उनका एफिशिएंसी क्या रहा है। ठीक है। इसको प्रिपेयर कौन करता है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। इसको इकोनॉमिक सर्वे को आते किसके अंदर है? ये सब आते मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है। और अगर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर भी अगर मैं कोई डिपार्टमेंट की बात करूं तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर ही आते हैं। कुछ अगर हम बजट को और डिटेल में पढ़ना चाहें तो बजट के अंदर जैसे मैंने बताया आपको स्टेटमेंट्स रहती है। तो बजट के अंदर हमारे 2 बिल्स रहते हैं। कौन कौन से? फाइनेंशियल बिल और एप्रोप्रिएट बिल। फाइनेंशियल बिल क्या होता है हमारा? 117, जो किससे डील करता है? टैक्सेशन। जैसे मैंने आपको बताया इनकम टैक्स में चेंज हुआ है इस बार। ठीक है। और अगर मैं एप्रोप्रिएट बिल की बात करूं, वो किससे बात करता है? वो ये बोलता है कि जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है विदाउट अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से 1 रुपया भी बाहर नहीं निकाल सकती। मतलब सिंपल वर्ड में मतलब ये है कि सरकार बिना पार्लियामेंट की मंजूरी के एक भी पैसा बाहर नहीं निकाल सकती, इसलिए हम बजट को पास करवाते हैं। अब हम बजट की कुछ हाइलाइट्स देखते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। पहली बात, इस बार बजट का थीम क्या था? बजट का थीम था सबका विकास। अगर इस बार के बजट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात करें तो गवर्नमेंट ने 4 इंजन की बात करी है। पहला इंजन है हमारा एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एक्सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट। ये इंजन के थ्रू ही हम क्या सबका विकास कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं रिसीट्स की, मतलब हमारे पैसा कमाई कहां से हुई है और हमने खर्चा कहां करा है। ठीक है। तो जो हमारा रेवेन्यू रिसीट्स है वो कितना हुआ है? 34.96 लाख करोड़। इतना हमारा क्या है? रेवेन्यू रिसीट्स है, मतलब इतना हमने रेवेन्यू से कमाया है। बेसिकली रेवेन्यू और कैपिटल के अंदर क्या होता है, जो हमारे कैपिटल्स रहता है ना, वो कुछ ना कुछ असेट्स क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं? कुछ असेट्स क्रिएट करते हैं। ठीक है। जैसे कुछ इंफ्रा हो गया, कुछ स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल हो गए, ये सारे क्या है? असेट्स। तो कैपिटल हमारी, अगर कहीं भी आपको कैपिटल दिख जाए तो आप समझिए कोई असेट्स क्रिएट हो रहा है, कुछ ना कुछ बिल्डिंग बन रही है, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करूं हमारा, तो वो कितना है? वो है हमारा 39.44 लाख करोड़।
साथ ही साथ हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कितना है 15.5 करोड़। डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए ज़्यादा गैप नहीं हो सकता रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में। अगर वो 34 लाख और 34.96 लाख है तो ये 39.44 लाख है। जाहिर सी बात है हमारा जो एक्सपेंडिचर होता है, जो हमारा खर्चा है, वो हमारा रिसीप्ट से ज़्यादा है। जब भी हम उसको बोलते हैं फिजिकल डेफिशिएट, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रकोषीय घाटा, मतलब हमारा लॉस कितना हो रहा है। ये आप डिफरेंस देख रहे हैं ना, ये डिफरेंस के कारण ये चीज़ हो रही है। 34 यहाँ पे हमने कमाया पर हमने खर्च कितना कर दिया, 39 कर दिया। सेम अगर मैं कैपिटल की बात करूँ तो 16.4 लाख हमने कमाया पर खर्च कितना कर दिया 15.5। तो जो ये कमी हुई है इसी को हम क्या कहते हैं, फिजिकल डेफिशिएट। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि सरकार कितना भी अपना खर्च करती जाए, सरकार को एक लिमिटेड बाउंड में ही खर्चा करना है ना। तो इसके लिए हम यूज करते हैं फिजिकल डेफिशिएट, जिसको हम कहते हैं घाटा कितना हो रहा है बेसिक मिनिमम। तो हमारा टारगेट क्या था और हमने अचीव क्या किया है 5.6, ये हमने 2023 और 2024 में अचीव किया है। ठीक है, अभी हमारा टारगेट क्या है कि हमको कहां तक जाना है 4.8। उसके बाद 2025-26 तक हमने कहां तक जाना है, हमें जाना है 4.4 तक। तो आपसे जनरली मुझे लग रहा है एग्जाम के अंदर जो पूछा जाएगा ना, वो ये पूछा जाएगा 2025-26 का हमारा टारगेट कितना है। तो आपको 4.4 ये वाला टर्म सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है अगर एग्जाम में पूछते हैं। तो हमारा टारगेट अभी क्या है 4.4 तक हमको हमारा फिजिकल डेफिशिएट रखना है। एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, सबसे ज्यादा जनरली ये देखा गया है बाकी बजट्स में भी, जो सबसे ज्यादा हमारा एक्सपेंडिचर होता है वो किस में होता है, डिफेंस में होता है। आप ये टर्म्स मत याद कीजिएगा बट देख लीजिएगा कि क्रोनोलॉजी कैसे बोल रही है। सबसे पहले हम डिफेंस में खर्च करते हैं, फिर उसके बाद हम करते हैं रूरल एरियाज में, फिर हमारी होम मिनिस्ट्री जिसके अंदर हमारा पुलिस ऑफिसर और ये सब आते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर जैसे हो गया फॉरेस्ट्री हो गया या फिर हमारा फार्मेसी हो गया, ये जो सब सारे सेक्टर्स है ना ये हमारे इसके अंदर आते हैं। फिशरीज हो गया। तो आप जैसे देखिएगा कि हम डिफेंस सबसे जरूरी हमारे लिए क्या है, डिफेंस, क्योंकि हमारे आसपास पाकिस्तान और चाइना है। उसके बाद हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रूरल, क्योंकि हमारी जो मेजर इंडियन इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर बेस है, तो हमको रूरल को देखना है, वहां खर्चा। फिर डिफेंस, क्योंकि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी इतने ज्यादा हो रहे हैं तो होम मिनिस्ट्री को भी पैसा देना जरूरी है। और फोर्थ नंबर पे क्या है हमारे एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। ठीक है, ये आपको हम देखना है। इसके बाद हमने वही जो हमने रिसीट और एक्सपेंडिचर की बात करी ना, अब हम देखते हैं कुछ इस बार शॉकिंग फैक्ट्स देखने को नजर आए कि कैसे पैसा आ रहा है कैसा जा रहा है। जो नॉर्मल चलन आ रहा है ना उसके कुछ विपरीत हुआ है इस बार ऐसा हुआ है, जो हमारा इनकम टैक्स है ना वो कितना है 22% है। मतलब अगर हम 100 रुपये कमा रहे हैं तो 22 रुपये जो है हमारे वो कहाँ से आ रहे हैं, इनकम टैक्स से आ रहे हैं। तो ये बड़ा शॉकिंग है क्योंकि जीएसटी जो हम मोस्ट ऑफ हम लोग जीएसटी के बारे में बात करते हैं ज़्यादा, तो जीएसटी कितना है हमारा 18% है। ठीक है, साथ ही साथ कॉर्पोरेट टैक्स वो 17% है। होता यह है कि जनरली कॉर्पोरेट टैक्स सबसे ज़्यादा होता है या जीएसटी सबसे ज़्यादा होता है, पर अभी कुछ सालों से ये देखा जा रहा है कि हमारे इनकम टैक्स का जो रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया, मतलब सैलरी पर्सन काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं देश में। साथ ही साथ सेकंड नंबर पे हमारा जीएसटी आ रहा है और कॉर्पोरेट टैक्स हमारा 17% आ रहा है। कॉर्पोरेट टैक्स कम आने का रीज़न ये है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी है कि वो प्राइवेट सेक्टर को काफ़ी प्रमोट करती है, जिससे हमने कॉर्पोरेट टैक्स और जनरली हमने लो कर रखा है उसको। ठीक है, तो ये 3 टैक्स जो है आपको देख लेना चाहिए ताकि अगर आपको क्रोनोलॉजी वाइज असेंडिंग या डिसेंडिंग में जमाने को आए तो हम जमा पाए। अगला आते हैं कि हमारा पैसा कहाँ गया। यहाँ भी बहुत शॉकिंग हुआ है, जो हमारा पैसा सबसे ज्यादा जाता है ना वो जाता है हमारे किसमें, इंटरेस्ट पेमेंट में। पर इस बार ऐसा नहीं है, जो हमारा सबसे ज्यादा पैसा गया है ना इस बार वो गया है हमारे किसमें, स्टेट्स को हमने पैसा दिया है। जो हम फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया हमको बताते हैं कि हमको स्टेट्स को इतना पैसा देना है, तो हमने जो स्टेट्स को इस बार पैसा दिया है वो सबसे ज्यादा पोर्शन है, वो कितना है 22% है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं हमारे जो सेकंड मेजर पोर्शन की, वो है इंटरेस्ट पेमेंट। हर बार होता ये है कि ये फर्स्ट नंबर पे होता है, बट इस बार ये सेकंड नंबर पे है और ये फर्स्ट नंबर पे आ गया है। ठीक है, तो ये भी एक बार बजट में थोड़ा बहुत इस बार चेंज हुआ है, तो हमको देखना चाहिए इस बार। ठीक है, तो इधर हमारा फर्स्ट क्या होगा कि जो हम सबसे पहले उधार लेते हैं, सबसे ज्यादा उधार जो लेते हैं वो हो गया हमारा फर्स्ट। ठीक है, सेकंड हमारा हो गया इनकम टैक्स जो हमने ज्यादा कमाया है। फिर तीसरी हमारी जो कमाई आई है वो आई है जीएसटी से, और जो चौथी हमारी कमाई आई है वो आई है हमारी कॉर्पोरेट टैक्स से। तो ये हमको 4 चीजें ध्यान रखनी चाहिए क्योंकि अरेंज करने के लिए आ सकती है। पहले इंजन की हम बात करते हैं, जो हमारा फर्स्ट इंजन है उसमें हम क्या बात करते हैं, एक स्कीम की बात करते हैं जिसका नाम है धन दनाया कृषि योजना।
अब हमको लगेगा कि ये कुछ नई स्कीम लेके आई है गवर्नमेंट, इसमें फार्मर्स केयर में कुछ बात करेगी, नहीं, इसमें गवर्नमेंट कह रही है कि जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स है उनको हम क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। उनके नाम अभी तक नहीं दिए बट उन्होंने कहा है कि हम करेंगे। उन्होंने साथ में ये भी बोला है कि आप आने वाले टाइम में आप देखिएगा कि ऐसी कोई स्कीम्स आएंगी जिनको मर्ज करके धन धनया कृषि योजना के अंतर्गत माना जाएगा। इसमें हमने बात ये करी कि जो 100 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनके अंदर लो प्रोडक्टिविटी है और क्रॉप की इंटेंसिटी मतलब क्रॉप कम उगाई जाती है वहां पे, उनको हमने को क्या करना है, बढ़ाना है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है किसका, दान देने का। इसके अंदर आपको क्वेश्चन आ जाए कि इसके अंदर हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, एग्जिस्टिंग स्कीम्स को ही इंप्रूव कर रहे हैं। उसके बाद हमने पल्सेस को प्रमोट करने के लिए क्या करा है, मिशन फॉर आत्मनिर्भर इन पल्स। इसमें हम मेनली 3 पल्स की बात करें, इसको आप नोट कर लीजिएगा, तुअर, उड़द एंड मसूर। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट वाइज आपको क्वेश्चन आ सकता है। अगले पे आते हैं। इस बजट के अंदर बिहार के बारे में बहुत बातें कही गई है। जो लास्ट बजट था हमारा 24-25 का, उसके अंदर हमने आंध्रा के बारे में काफी बात की थी। रीजन ये हो सकता है क्योंकि जो इस बार की गवर्नमेंट है वो कौन सी है, एनडीए है। उसमें मेजर पोर्शन किसका है, एक तो बिहार का है और एक हमारे आंध्र प्रदेश का है। इन 2 चीजों का मेजर पोर्शन है, तो शायद ये एक रीजन हो सकता है कि बिहार और आंध्र की ज्यादा बात की जा रही है। लास्ट जो बजट था उसमें आंध्र की रिगार्डिंग काफी बात की गई थी, बट जो इस साल का बजट है उसमें बिहार को काफी इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं हम कि बिहार के लिए हमने क्या करा है, हमने एक मखाना बोर्ड बनाया है। कहाँ बनेगा, हमारे बिहार के अंदर। मखाना जो जनरली हमने देखा होगा ऐसे होता है, ठीक है। बिहार में इसलिए क्योंकि बिहार 80% इंडिया के मखाना का प्रोडक्शन करता है। कितना, 80%, जो काफी मात्रा में ज्यादा है, इसलिए हमने एक मखाना बोर्ड बनाने की बात करी है। साथ ही साथ हमने जो कॉटन होती है, जिसको हमको पता है जो ब्लैक सॉइल में उगती है, ज्योग्राफी अगर हम रिवाइज करें, जो कॉटन रहती है जो हमारी ब्लैक सॉइल के अंदर उगती है, उसकी हमने प्रोडक्टिविटी बढ़ाने को बात की है। साथ ही साथ हमने उसका सस्टेनेबल प्रमोशन की बात करी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन आएगा। जो हम किसान क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं उसमें आप पहले 3 लाख तक की आपकी लिमिट थी, अब गवर्नमेंट ने उसको क्या कर दिया है, 5 लाख कर दिया है। चांसेस एक क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, पहले किसान क्रेडिट कार्ड से हमको लगता है कि सिर्फ फार्मर्स को मिलेगा, बट नहीं, जो हमारे फिशरीज सेक्टर है, जो हमारा जहां पे हमारे मछुआरे लोग आते हैं, उनको भी किसान क्रेडिट कार्ड मिलता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्वेश्चन आ सकता है इस पे। उसके बाद गवर्नमेंट इंडिया ने बात करी, जो ईस्टर्न रीजन है वहां पे हम लोग क्या करेंगे, 3 यूरिया प्लांट्स उनको रीओपन करेंगे। वो बंद हो गए थे, उनको ओपन करेंगे। नाम नहीं बताया गवर्नमेंट बजट में, अगर उन्होंने बताया नहीं तो हम पढ़ेंगे नहीं, डीप नहीं जाना है हमारे को, जो बजट में लिखा हुआ है हमको पढ़ना है वो। ठीक है, साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि हम असम में नामरूप करके एक जगह है, वहां पे हम एक प्लांट लगाएंगे जिसकी कैपेसिटी कितनी होगी, 12.7 लाख मैट्रिक टन। कैपेसिटी मत याद रखिएगा, पर हाँ असम में कुछ ऐसा होने वाला है यूरिया प्लांट, वो याद रखिएगा। सेकंड इंजन जो हमारा आता है वो आता है एमएसएमई। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट इंजन है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट तो चीज ये है कि एमएसएमई की डेफिनेशन ही बदल दी। अभी आपको मैं 2 मिनट में याद करा दूंगा। जो ये पुरानी डेफिनेशन है इसको लगा दीजिए क्रॉस, ये पढ़ना ही नहीं है अब। ठीक है, काम है, काम का क्या है, अब ये पढ़ना है। ठीक है, पुरानी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या था, जैसे ये वाली लाइन है ना, हमको नहीं पढ़नी है, ये वाली लाइन हमको नहीं पढ़नी है। ठीक है, पुरानी के अकॉर्डिंग 1 करोड़ था, भूल जाओ। अभी क्या है, गवर्नमेंट ने बोला है अगर आप माइक्रो एंटरप्राइज है तो आपको 2.5 का आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अगर आप स्मॉल हो तो 25 होना चाहिए, और अगर आप मीडियम हो तो 125 होना चाहिए। कुछ नहीं करना आपको, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, बस 2.5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125। तो ये आपका हो गया इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट इतना चाहिए तो आपको टर्नओवर कितना चाहिए, 2.5 का अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका ये 10 हो गया, अब इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 100, और इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इतना सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। 2.5 को 5 से, 5 को फिर 5 से, यहाँ पे फिर 5 से, और फिर यहाँ से 5 के बाद 10, 100 और 500। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली आएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चेंजेस है ये। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जैसे हमने अभी देखा किसान क्रेडिट कार्ड की तरह, तो इन्होंने भी कहा कि हम लोग अब क्या करेंगे, जो लोग एमएसएमई में है उनको हम क्रेडिट कार्ड देंगे। ठीक है, जिसकी लिमिट क्या होगी, 5 लाख रुपीस होगी। ठीक है, बात इन्होंने ये करी कि जो फर्स्ट ईयर है गवर्नमेंट का, उसके अंदर हम ऐसे 10 लाख कार्ड्स को देंगे। इसके बाद इन्होंने एक फंड की बात करी जिसको कहा है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। ने क्या कहा, जो भी नए नए स्टार्टअप्स हैं या जो नई कंपनीज आ रही हैं, उसमें अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप किससे के थ्रू करोगे, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। बट ये लोग कौन इन्वेस्ट करेंगे, इसमें जो
बिग फंड वाले होते हैं, जैसे जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं या जो लार्ज इन्वेस्टर्स रहते हैं, वो इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे। नॉर्मल पर्सन इन्वेस्ट नहीं करेगा। इसको कहते हैं बियॉन्ड नॉर्मल स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स, जो ज़्यादा है, जिनके पास कैपेक्स ज़्यादा है, जो जनरली पर डे का 2-3 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनके लिए ये क्या है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। इसको सेम कौन रेगुलेट करेगा, हमारा सेबी रेगुलेट करेगा, क्योंकि फंड्स की बात हो रही है, स्टॉक्स की बात होती है, बॉन्ड्स की बात हो रही है, तो सबसे बड़ी एपेक्स बॉडी कौन है इंडिया में, सेबी। कब आई थी वो, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, हाँ जैसे मैं बताया ना कि बजट के अंदर वो टर्म्स होती है, उसी के अकॉर्डिंग हमारी पॉलिसीज बनती है, ठीक है। इस बार बजट में हमने बोला है कि जो हमारा फुटवेयर है, लेदर है और टॉय इंडस्ट्रीज है, इसको हम क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे ग्लोबल लेवल पे, ताकि क्या है, हम ग्लोबल मार्केट में टिक पाए और वहां पे हम जो वहां का कंपटीशन है उसको हम क्या सर्वाइव कर पाए। इसके बाद उन गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट कहाँ बनाएंगे, बिहार में। कह रहा हूं ना, अगर आपको समझ में नहीं आया एग्जाम में कि कहाँ बनाया होगा, तो बिहार में, क्योंकि मोस्ट ऑफ चीजें बजट में जो बात करी है वो बिहार की बात क्या रिगार्डिंग बात करी है। अगला जो हमारा इंजन है वो है इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे या मशीनरी पे नहीं करेंगे, हम इन्वेस्ट करेंगे किस पे, पीपल पे, हम आदमी पे इन्वेस्ट करेंगे, उसको बेहतर बनाएंगे, ठीक है। इसके लिए उन्होंने बात करी है सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 की। पोषण 2.0 को आप मिड डे मील के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंदर हम लोग क्या करते थे कि जो स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल है, वहां पे हम फूड प्रोवाइड करवाते हैं। फूड इसलिए प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चा फूड की लालच में स्कूल आए, पेरेंट्स उसको फूड के चक्कर में स्कूल भेजें ताकि उसकी स्केलिंग हो सके, उसको नॉलेज मिल सके। सक्षम आंगनवाड़ी के अंदर हम क्या करेंगे, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स होती है उनको हम लोग और ट्रेन करेंगे, उनको और हम लोग है ना उनका स्किल डेवलपमेंट करेंगे, वहां पे हम न्यूट्रिशन की बात करेंगे, ठीक है। अगला वहां आता है अटल टिंकरिंग लैब्स। पता है हमको किसके अंदर आती है, ये हमारे नीति आयोग के अंदर आती है। नीति आयोग हमारा एपेक्स बॉडी है जो थिंक टैंक का काम करता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं भारत नेट प्रोजेक्ट्स की। इसके अंदर हम लोग देखेंगे जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहां पे हम लोग क्या पहुंचाएंगे, भारत नेट पहुंचाएंगे, मतलब हम ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू इंटरनेट पहुंचाएंगे। और साथ ही साथ जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है ना, उसको भी हम लोग इस ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू जोड़ देंगे, जिससे होगा क्या, वहां पे भी अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी हो पाएगी और वो भी सेक्टर डिजिटल हो पाएगा। स्कूल्स के अंदर डिजिटल लैब्स हो पाएंगी, जैसे हम जनरली प्राइवेट स्कूल्स में देखते हैं, वैसी लैब्स भी वहां पे हो पाएगी। उसके बाद हमारा आता है भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। ये मुझे काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है। इसके अंदर क्या है, हमने जो हमारी इंडियन लैंग्वेजेस है उनको प्रमोट करने की बात करी है। उसके रिगार्डिंग हमने बोला है कि कैसे हमारी जो इंडियन लैंग्वेजेस है, जो हमारी शेड्यूल्स लैंग्वेज है, उनको कैसे प्रमोट किया जाए। कहाँ पे, हायर एजुकेशन में। पिछले 1-2 साल से काफी ज्यादा इस पे एम्फेसिस किया गया है। 1-2 स्कीम्स और आई थी लास्ट ईयर, जिसके अंदर हम लोग एक डिजिटल लाइब्रेरीज की बात करते हैं, जिसमें हमारी जो रीजनल लैंग्वेजेस है हम उनको प्रमोट करते हैं, हमारी शेड्यूल लैंग्वेजेस को प्रमोट करते हैं। अगला हमारा आता है इन्वेस्टमेंट के अंदर ही कि हम कैंसर, आप देख रहे हैं जो इंडिया है ना, वो कैंसर का एपिसेंटर बन रहा है, मतलब सबसे ज्यादा जो कैंसर के पेशेंट्स हैं वो इंडिया में पाए जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं हमारे, वहां पे हम क्या बनाएंगे, डे केयर कैंसर सेंटर्स बनाएंगे, जिसमें हम कैंसर की सारी सुविधा होंगी ताकि कैंसर को इजीली डायग्नोस किया जा सके, अर्ली स्टेज में डायग्नोस किया जा सकता है और उसी अकॉर्डिंग उसकी प्रिकॉशंस की जा सके। उसके बाद हमारी पीएम स्वनिधि स्कीम के बारे में जानते हैं, जो हमारे किसके लिए होती है, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए होती है। हमको पता है उसके अंदर अपने जो वर्कर्स होता है वो अप टू 80,000 का क्या मिला जाता है, उसमें लोन दिया जाता है। इसके अंदर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा क्या है कि आपको हम लोग क्या प्रोवाइड करेंगे, क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करवाएंगे, जिसकी लिमिट क्या होगी, 30,000 रुपीज। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला हमारा आता है इन्वेस्ट के अंदर, कि हम इन्वेस्टमेंट अब कहाँ करेंगे, हम हमारी इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। हमको याद है कि जल जीवन मिशन आया था, कब आया था हमारा, 15 अगस्त 2019 को हमारा जल जीवन मिशन आया था, जिसका टारगेट क्या था कि हमको 2024 तक 100% टैप वाटर प्रोवाइड करवाना है रूरल एरियाज में। बट हम लोग सिर्फ और सिर्फ 80% तक अचीव कर पाए हैं। तो हमने इसको एक्सटेंड कर दिया टिल 2028 तक, और हमने ये वादा, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये वादा किया है कि हम 100% तक हम क्या कर देंगे, वाटर की सप्लाई अवेलेबिलिटी करवा देंगे। अगला हमारा आता है अर्बन चैलेंज फंड। इसके अंदर हम क्या बोलते हैं कि जो अर्बन सिटीज हैं वहां पे हम रीडेवलपमेंट करेंगे,
हम कोई ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट नहीं लेके आएंगे, पर जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम और बेटर करेंगे, उनकी एफिशिएंसी सुधारेंगे, वाटर और सैनिटेशन पे हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। अगले ये देखिए फिर बिहार, इस बार इन्होंने बात ये करी है कि जो हम कोसी रिवर है वहां पे हम क्या बनाएंगे, वेस्टर्न कोसी कैनाल बनाएंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा अक्रॉस फार्म मतलब 50,000 प्लस हेक्टर्स में फार्मर्स को क्या पड़ेगा, बेनिफिट पड़ेगा। कोसी के रिगार्डिंग हम लोग को थोड़ा बहुत देख लेना चाहिए भाई, कोसी क्या है, जो हमारी वो सौरव ऑफ बिहार के नाम से जानी जाती है, सौरव ऑफ बिहार के नाम से जानी जाती है। ये हमारी गंगा जो ड्रेनेज सिस्टम होता है उसी का पार्ट हम देखते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने बोला है कि हम सेकंड जीन बैंक बनाएंगे हमारे देश में, ठीक है। कहाँ बनाएंगे ये भी फिक्स नहीं है, जो हमारे क्या होगा फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी में काम आएगा, जिसके अंदर हम जीन्स को स्टोर करेंगे। पहला हमारा कहाँ पर है, हमने 1996 में दिल्ली के अंदर बनाया था। सेकंड अभी देखना बाकी है, क्या ये भी बिहार में ही बनाते हैं क्या। लास्ट जो हमारा इंजन था वो था एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे को लगी कि भारत ट्रेड नेट, इसके अंदर हम क्या बनाएंगे, एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे जिसके अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन और फाइनेंशियल सॉल्यूशन से रिलेटेड सारी चीजें होंगी वहां पे। तो भारत ट्रेड नेट, यहाँ पे जो कीवर्ड है वो है ट्रेड। भारत ट्रेड नेट से रिलेटेड आपको कुछ मिले तो आप सोचिएगा कि वो एक्सपोर्ट से हमारे रिलेटेड है। क्या है, एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। अच्छा, अब यहाँ पे जो मिसलेनियस पॉइंट है, नाम इनका मिसलेनियस है, पर मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ सकते हैं। आपको पता है जो हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है अलग अलग सेक्टर्स में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसकी कुछ लिमिट्स होती हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये क्या किया है, जो हमारा इंश्योरेंस सेक्टर है ना, उसकी हमने जो लिमिट है वो इंक्रीज कर दी है। कितनी कर दी है हमने, 74% से 100% तक कर दी है, ठीक है। मतलब मैं मान लीजिए मैं अमेरिकन पर्सन हूँ, अमेरिकन की कोई कंपनी हो, मुझे इंडिया में इंश्योरेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, तो मैं पहले 74 रुपीज ही इन्वेस्ट कर पाता था, पर अब मैं 100 रुपीज इन्वेस्ट कर पाऊंगा, ठीक है। मतलब मैं 100% FDI अलाउ कर दिया है। और जो हमारे नॉर्मल बैंक्स होते हैं, उस प्राइवेट बैंक्स, अगर मैं प्राइवेट बैंक्स की बात करूं, वहां पे 74% है, बैंक्स में स्टिल 74% है, बट इंश्योरेंस सेक्टर में अब कितना हो गया, 100% हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसका सब लोग वेट कर रहे थे इस बार बजट में, कि मिडिल क्लास के लिए क्या है। तो हाँ भाई, मिडिल क्लास में अगर आपकी इनकम 12 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और ये काफी ह्यूज स्टेप है गवर्नमेंट का, और काफी तारीफ भी होनी चाहिए इस बार में गवर्नमेंट की, कि अगर आपकी इनकम 12 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स देना पड़ेगा। साथ ही साथ जो सैलरीड पर्सन होते हैं, जो आइदर गवर्नमेंट में है या प्राइवेट पर्सन है, तो उनको कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। इसको डिटेल में नहीं पढ़ना क्योंकि हम कोई CA का एग्जाम नहीं दे रहे, बट हाँ जो हमारा 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है इसके अंदर, तो टोटल आप कितना बचा सकते हैं, 12 लाख तो ठीक है जो आप गवर्नमेंट आपको दे रही है, उसके अलावा 75,000 ऑलरेडी और भी जो गवर्नमेंट अभी तक देती आ रही है, तो टोटल हो गया 12.75 लाख। इतना आप सेव कर पाएंगे, ठीक है। अगर इतनी आपकी इनकम है तो आपको 0 टैक्स देना है, ठीक है। तो फिर आप बोलेंगे सर ये फिर ग्राफ हमने हर जगह देखा, ये ग्राफ क्या है। तो मैं ये ग्राफ क्या बताना चाहूँगा, जिन लोगों की इनकम 12 लाख से ज़्यादा है उन लोगों के लिए दिक्कत है, ठीक है। तो उनको 0 to 4 लाख के लिए कुछ पैसा नहीं देना, 4 to 8 लाख के लिए 5%, 8 to 12 लाख के लिए 10%, और एज पर अगर आपकी तो इनकम 24 लाख से ज़्यादा है तो आपको मैक्सिमम कितना देना है, 30 लाख देना है। इसमें अगर आप, वैसे तो मेरे को लगता नहीं क्वेश्चन आएगा, बट स्टिल अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान का रखना हो तो याद रखिएगा, अगर 0 से 4 लाख तक है तो आपको कोई इनकम नहीं देनी, और 24 लाख से ज़्यादा है तो आपको मैक्सिमम 30% है। अगर आपको बोल दिए कि मैक्सिमम 40% देनी है, 35% देनी है, क्वेश्चन में ऐसा है तो वो गलत होगा, ठीक है। साथ ही साथ हमने बात करी है जो हमारे लैब ग्रोन डायमंड्स होंगे उसके ऊपर हम जो इंपोर्ट ड्यूटीज लगती है उसको हमने खत्म कर दिया है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये भी बात करी है कि जो लाइफ सेविंग हमारी मेडिसिन होती है, जो कैंसर्स की मेडिसिन होती है, उस पर हमने जो हमारी कस्टम ड्यूटी है उसको हमने क्या कर दिया है, 0 कर दिया है। साथ ही साथ जो लैब ग्रोन डायमंड है, आपको पता है इंडिया में भी अगर मैं बात करूँ सूरत सिटी की, तो वो एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा हब है लैब ग्रोन डायमंड्स का। पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड हम एक्सपोर्ट करते हैं डायमंड्स को, तो उसके रिगार्डिंग में इन्होंने बात करी है कि उस पर जो हमारे इंपोर्ट कंडीशंस हैं, जो ड्यूटीज लगती हैं, उसको भी हमने क्या कर दिया है, नलीफाइड कर दिया है। ओके, थैंक यू।